Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis. In this we are going to know about टमाटर के भाव क्या है। तो हम जो है आज की क्लास में यही जानेंगे कि ये टमाटर जो है टोमेटोज वाई दे आर सो महंगा एज ऑफ नाउ, क्यों इतने कॉस्टली हो रखे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गेट टू नो अ लॉट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। क्या क्या जानेंगे हम? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि मिनिमम इनकम ऑफर करने के लिए, ठीक है, तो इन्हें जो है वो बिल लेकर के आए हैं राजस्थान में, वेयर विच इज़ एक्चुअली लाइक द मिनिमम इनकम ओनली, जो कि प्रॉमिस किया था वही मैनिफेस्टो का जो चीज़ है वो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है वाई आर टोमेटो प्राइसेस स्टिल हाई एंड व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम नेटो समिट। अभी जो नेटो समिट हुई थी तो उससे आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं, दोज थिंग्स। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिटिसाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जज बेंच। तो एक ये जो मैरिटल रेप केस जो है, इन चीज़ों को लेकर के बहुत टाइम से जजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो है एक्चुअली डेवलपमेंट्स हुई हैं और तो ये जानेंगे कि क्या चीज़ चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। इसके अलावा 40% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेजेस। हेल्थ मिनिस्ट्री की डेटा से ये चीज़ पता चला है कि 40%, 100 में से 40 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि नर्सिंग होम की नर्सिंग कॉलेजेस जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इंडिया क्लाइम्स 7 पॉइंट्स टू 80 ऑन पासपोर्ट इंडेक्स एंड सिंगापुर जो है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट the information related to our courses, right? So these are the ones MA, BA and diploma plus UPSC preparation, and apart from that and only UPSC also, आप इसमें से कोई भी जो है कोर्स करना चाहते हैं तो you can join। 24th of July से ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिलोसफी ऑप्शनल अभी भी चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन दिस। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अभी भी जो क्लासेस चल रही है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लासेस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 16th of July से स्टार्ट हो चुका है। स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम फिलोसफी का, यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल। एडमिशन इट इज स्टिल गोइंग ऑन। एनसीईआरटी जो है दैट इज ऑल्सो, एनसीईआरटी की बैच जो है वो भी चल रही है, यू कैन इवन नाउ ज्वाइन। जो क्लासेस हो चुकी हैं टेंशन नहीं लेनी है, उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाकी सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। एनसीईआरटी जो है 1 महीने में खत्म होने वाला नहीं है, इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। पूरा का पूरा जो है लगभग 3 to 4 months जो है इट विल बी टेकिंग, तो आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड CSET paper 2 as well, this course is also available, admission is still open, so you can join this as well. And from where to get the information, ये आपका यही नंबर है हमारे यहाँ का, तो आप जो है इनमें से किसी भी नंबर्स पे कॉल करके यू कैन गेट द डिटेल्स। एंड प्लीज़ पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि कॉल बैक ना हो सके, तो कभी आप दोबारा उसको कॉल कर लिया करेगा, राइट, ऑन दी सेम नंबर्स एंड ऑल, यू विल डेफिनेटली बी अटेंडेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन फ्रॉम बाय विजिटिंग दिस tathastuics.com। यहाँ से सारी डिटेल्स लेकर के यहीं से आप पे करके एडमिशन ले सकते हैं। Okay, so let's get started with the topic, that is the Congress brings in bill promising minimum income in Rajasthan. So राजस्थान में जो है मिनिमम इनकम का सिस्टम जो है ये लेकर के आने के लिए बात कर रहे हैं कांग्रेस। सो राजस्थान ये जो बिल है दैट इज राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। ओके, द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023, ये इन्होंने असेंबली में पेश किया हुआ है। इसमें क्या पॉइंट है? द बिल प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट गारंटी स्कीम्स एंड ऑल्सो मेक्स पेंशन अ लीगल राइट विद प्रोविजन ऑफ 15% एनुअल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने कहा कि ये जो बिल है इट विल बी प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव बैकिंग, यानी कि लॉ के थ्रू जो है एक बैकिंग प्रोवाइड करेंगे। गारंटी है यहाँ पर किस चीज़ की?
अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इस चीज को लेकर के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेंशन भी जो है उसको लीगल राइट बना रहे हैं कि आप जो है उसको हक से मान सकते हो कि हमको पेंशन चाहिए करके, ठीक है। तो ये इसको भी लीगल बैकिंग दे रहे हैं, ये आपका लीगल राइट बनाएंगे विद द प्रोविजन ऑफ 15% एनुअल इंक्रीमेंट। तो पेंशन मिलेगा एंड एनुअली कितना इंक्रीमेंट होगा, 15% की इंक्रीमेंट होगी। तो ये बिल में जो है ये पॉइंट कही गई, ये 2 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस बिल में कहे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जब ये लोकसभा 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ कही थी कि वो एनुअली 72,000 रुपीज़ जो है दे विल बी ऑफरिंग ईच annually as a minimum income to 20% families in the poorest of the poor category। तो जो लोग भी poorest of poor category में आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम मिनिमम 72,000 रुपीज़ जो है वो हम एनुअली प्रोवाइड करेंगे। किनको, जो poorest of poor category में आते हैं उनको। Since then the party has rarely spoken। अभी जो है ये चीज़ होने के बाद इन्होंने तो कहा था कि जब हम जीत जाएंगे तो we will be doing this thing। सो obvious सी बात है कि इलेक्शन हारने के बाद इन चीज़ों को लेकर के फर्दर उतना कुछ जो है काम वो हुआ नहीं। बट नाउ यू कैन सी कि राजस्थान में ये चीज़ जो है ये लेकर के यहाँ पर आए हैं, ठीक है। नाउ एवरी एडल्ट पर्सन residing in rural areas of the state shall have a right to get guaranteed employment for doing permissible work for at least additional 25 days in the financial year on completion of the maximum days of work as prescribed by the MG नरेगा स्कीम यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। तो ये तो हर किसी को पता ही है इस चीज़ के बारे में कि हर एक अडल्ट पर्सन को जो कि रूरल एरिया में रह रहा है तो उसके पास ये राइट है किस चीज़ को लेकर के, गारंटीड राइट टू गेट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है वो इस चीज इनको जो है प्रोवाइड करा गया है फॉर डूइंग परमिसिबल वर्क ऑफ एटलीस्ट एडिशनल 25 डेज। अभी जो है परमिसिबल एडिशनल है, आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी जो है 25 डेज का एडिशनल मिल सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑन कंप्लीशन ऑफ मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क एंड दिस हैज बीन एक्चुअली डिस्क्राइब्ड ओवर देयर इन दी MG नरेगा। तो MG नरेगा में ये पॉइंट इन्होंने कहा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई जो पर्सन है, जैसे एवरी पर्सन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि बूढ़े आदमी का जो कैटेगरी है उसमें आता है या फिर एंड स्पेशली एबल्ड की कैटेगरी में आता है, विडो की कैटेगरी में आता है या फिर सिंगल वुमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज होगा, विथ एलिजिबिलिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू पेंशन अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पे जो है ये जो कैटेगरी के लोग हैं इन सभी को जो है वो पेंशन के तौर पे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग एलिजिबल होंगे। कौन कौन एलिजिबल होंगे, ओल्ड एज वाली जो कैटेगरी है उसमें आएंगे, स्पेशली एबल्ड वाले में आएंगे, विडो में आएंगे, सिंगल वुमन जो है उनकी कैटेगरी में आएंगे उन लोगों को। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या पॉइंट कहा है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि 15% का जो है एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कही जा रही है कि अगर इस टाइप की चीज़ होती है तो डेफिनेटली इट विल बी गिविंग यू सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पेंशंस विल बिकम अ लीगल गारंटी। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो जो पेंशन है वो एक लीगल राइट आपका बन जाएगा कि ये मेरा हक है, ठीक है। उसको एक लॉ से बैकिंग मिल जाएगी। तो इस वजह से दिस विल बी रियली वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनकम सोर्स। तो उनको जो है एक तरीके से एक हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। नाउ द प्रोविजन फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज विथ ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर ऑफ 15% इन बोथ ऑफ दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट की हर साल जो है यहाँ पर हजार जैसे 1,000 रुपए का जो अमाउंट है उस पर 15% की जो है वो इंक्रीमेंट होगी। तो इस साल इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद उसके अगले साल भी इंक्रीज होगा, तो जो अमाउंट है उसी के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस वुड बी क्वाइट गुड फॉर द पीपल हु विल बी रिसीविंग दिस एंड दिस विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ बैकिंग टू दोज पीपल हु कम्स अंडर दिस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी, जो कि हु आर नॉट एबल टू हैव इवन द बेसिक
जो कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ भी जिनको एक्चुअली ज़िंदगी में नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत रहेगा यहाँ पर। तो वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। द पेंशन शैल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15%। एंड वही पॉइंट यहाँ पे भी कहा गया है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 15 डेज में, मतलब विद इन 15 डेज में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, देन द डिमांड वॉज मेड द एप्लीकेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एज वेल। तो ये जो है इनकी बिल में ये चीज़ कहा गया है कि 15 दिन के अगर जो है आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। टोटल 125 डेज की गारंटीड वर्क मिलेगी जो कि अर्बन हाउस होल्ड के तौर पे रजिस्टर्ड है। एंड 25 डेज का एडिशनल वर्क होगा जो कि एमजी नरेगा में 100 डेज का मिलता है, तो उसके ऊपर 25 डेज जो और एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हैं, ओबियसली टू हैव मोर ऑफ द मनी। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द बिल। हालांकि बिल ठीक है, अच्छा है, बट ये एक और चीज़ यहाँ पर अश्योर करने की ज़रूरत है कि देखो पैसे दे दे, लेकिन वो जो लोग हैं वो पैसे लेकर के उसका किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो देयर आर लॉट मेनी पीपल जिनको पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद उन पैसों का वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो दैट शुडंट बी देयर। सो इस चीज़ की जो है चेक करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत भी है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है हर किसी के ऊपर इंडिविजुअली नज़र नहीं रख सकते, तो दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, बट स्टिल वी नीड टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई आप जो है अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो उसका सही यूसेज करिए। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एंड दैट इज समथिंग जो कि आप उनको अवेयर करना, उनको पढ़ाना, लिटरेट करना, तभी जा कर के वो ये सारी चीज़ें समझेंगे। बिकॉज आप खुद सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आइडियलाइज करते हैं एक्टर्स को एंड ऑल, एंड ये जो ये पान मसाला एंड ऑल ये सारी चीज़ों का ऐड करते हैं, दैट इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ पान मसाला, बट ये तो ये है ये इलायची है, सिल्वर इलायची है, ऑल इस चीज़ का ऐड करते हैं, एंड इसको खाने से जो है आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर शोइंग, एंड लोग उनको आइडियलाइज जो करते हैं, दे आर कंज्यूमिंग इट, द चिल्ड्रन आर कंज्यूमिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा हमको चेक ऑन करने की ज़रूरत है ताकि लोग इन सब चीज़ों को समझे कि ऑल दीज आर फेक। आप किसी चीज़ को खा करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड पीपल आर लाइक वो यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, वो कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो जब हमने इससे पहले भी एक डेली न्यूज़ एनालिसिस में ये चीज़ देखे थे कि क्या होता है कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो व्हाट यू डू, आप फूड पे कम एंड बाहर की जो लग्जरियस चीज़ है, जो आपके अकॉर्डिंग लग्जरियस चीज़ है, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो। तो जब पैसे इन लोगों के पास आएंगे तो वो खाने पीना तो देखेंगे ही, उसके अलावा जो पैसे बचते हैं तो उसका किस हिसाब से यूसेज करेंगे, दैट इज़ समथिंग विच इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न ओवर हियर। नेक्स्ट कम्स अंडर दी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, एंड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो हमारा पॉइंट है वो है ये टमाटर। तो ये टमाटर के भाव जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हो रखे हैं कि इतना क्यों भाव खा रहे हो भाई, बताओ ज़रा। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पॉइंट में। ठीक है, तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में वाई टोमेटो प्राइसेस स्टिल हाई, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें कि टोमेटो की प्राइसेस अभी 100 से 200 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। पिछले साल ये जो रेट थी ये बहुत ही कम थे, लेकिन इस बार ये जो प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके पीछे के रीज़न कौन से हैं? इससे पहले की जो हमारी क्लास थी, कल की जो डीएनए थी, हमने इसमें देखा था कि अगर अभी जो है मॉनसून प्रॉपर तरीके से, रेनफॉल जो है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से पैडी एंड पल्सेस, लास्ट हमने जो कल का ही किया है एनालिसिस में उसी की बात कर रही हूँ, पैडी एंड पल्सेस जो है उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाए, मतलब उनको हम सही ढंग से उनको हम सो नहीं कर पाए हैं, उनको हम लगा नहीं पाए। ठीक है, एंड अभी जो
उनको सो करने का टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू सो, एंड वी आर नॉट हैविंग एनफ वाटर बिकॉज द रेनफॉल इज नॉट गुड। तो जब रेनफॉल सही नहीं है, तुम उसको ढंग से लगा नहीं पाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम में जब हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद इनके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द टोमेटोज प्राइसेज आर रियली वेरी हाई, बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब देखिए 2 टाइम में जो है हम टोमेटो को ग्रो करते हैं। टोमेटो जो है वो खरीफ क्रॉप भी है, रबी क्रॉप भी है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम क्या होगा, जब इसको ग्रो करना था, इसको सो करना था, तो इससे पहले जो टमाटर की प्राइस थी वो बहुत ही कम हो गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने टमाटर की खेती करी ही नहीं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में सप्लाई की कमी है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ये जो टोमेटो के प्राइसेस है इतने ज़्यादा हैं, जो कि ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, कोई छोटा मोटा रीज़न यहाँ पर नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस आर्टिकल। यही चीज़ें जो है हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो टोमेटो प्रोडक्शन कि अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली कौन से एरिया में होती हैं, तो टोमेटो का जो प्रोडक्शन है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात। इसमें जो 50% जो भी टोटल प्रोडक्शन है उनका 50% प्रोडक्शन जो है इन राज्यों में होता है, इन स्टेट्स में होता है। ओके, सो दिस हैज बीन एक्चुअली इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उनके द्वारा जो है ये फिगर्स हमको दिए गए हैं। टोमेटो एनुअली दो ये मेजर क्रॉप है, एंड ये इसको जो है हम खरीफ एंड रबी दोनों में ही ग्रो करते हैं। जो रबी क्रॉप होती है वो मार्च और अगस्त के टाइम पीरियड में ही सप्लाई होता है, जो ये रबी के टाइम पे होती है। रबी एंड खरीफ कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। खरीफ मतलब खड़ा, ठीक है, स्टैंडिंग में, पोजीशन में। तो कोई भी प्लांट जिसका जो पानी अगर आप उसको सही से नहीं दोगे तो इट विल डाई, ठीक है। लेकिन अगर उसको वाटर अच्छे से मिलेगा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम हरा भरा खड़ा रहेगा, हरा भरा रहेगा एंड खड़ा रहेगा, ठीक है। सो this happens when the water is there and lots of water is there when there is rainy season, ठीक है। तो ढेर सारा जब रेनी सीजन होगा तो सब हरे भरे रहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम खड़े रहते हैं सही से। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि खरीफ मतलब रेनी टाइम में जो है उनकी सोइंग होती है। रबी क्रॉप्स, रबी रजाई, ठीक है। तो इट मीन्स ठंडी के टाइम में इनका जो है इनको सो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रबी क्रॉप्स है वो मार्केट में मार्च और अगस्त के टाइम पीरियड में आती हैं एनुअली, एंड जो खरीफ क्रॉप है वो मार्केट में सितंबर से आती हैं, ठीक है, सितंबर से आती हैं। और अभी के टाइम कौन सा पीरियड चल रहा है, मार्च से अगस्त वाला चल रहा है, और ये जो है पहले ही इनकी खेती ही कम हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सप्लाई कम है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द रीजन। नाउ व्हाट इज द फ्यूलिंग द प्राइस, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो प्राइस है इतना ज्यादा हो रखा है। इसके पीछे 2 मेन रीजन इस आर्टिकल में बताए गए हैं। एक तो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड लो कमर्शियल रियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप फॉर फार्मर्स इन द मंथ्स बिफोर जून एज वेल एज दैट ऑफ द लास्ट ईयर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहला तो इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एंड ये वेदर कंडीशन किस बात की है, हीट वेव्स एंड जो हाई टेम्परेचर हो रखे थे अप्रैल एंड मई के टाइम में, उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे जो टमाटर हैं वो खराब हो गए थे, एंड ये हीट वेव्स एंड हाई टेम्परेचर भी था। अलॉन्ग विद दैट जो मॉनसून शावर्स थे वो भी डिले हो गए थे। सदर्न जो पार्ट है, सदर्न इंडिया और महाराष्ट्र जो है इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में ये सारी चीजें हुई थी, एंड पेस्ट अटैक जो है वो भी टोमेटो की क्रॉप पे हुआ, ठीक है। पेस्ट अटैक भी हुआ, इट मीन्स दैट कि मतलब जो पेस्ट होते हैं उन्होंने जो ये टमाटर की जो फसल थी, टोमेटो की फसल को, बहुत क्रॉप को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। हीट वेव्स एंड हाई टेम्परेचर तो थे ही, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी इन्फीरियर क्वालिटी वाले जो वैरायटीज थी टोमेटो की वो भी मार्केट में यहाँ पर जो है वो उतार दी गई, right? Inferior quality varieties came to markets
अर्लियर दिस ईयर, इस साल आई, एंड ये जो इंफीरियर क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं थे वो भी मार्केट में आ गए एंड वो भी बिक रहे थे, जिसकी वजह से जो ये फार्मर्स थे इनको बहुत ही लो प्राइस मिल रहा था, यानी 6 से 11 रुपए जो है इनको 1 kg के ऊपर मिल रहे थे। एंड बिटवीन दिसंबर लास्ट ईयर एंड अप्रैल 2023, मतलब दिसंबर से लेकर के अप्रैल के टाइम पीरियड में इनको इस हिसाब से जो टमाटर की बिक्री फार्मर्स जो सेल कर रहे थे तो उनको इतना पैसे जो है 6 से 11 रुपए मिल रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे, in order to resort to selling whatever crop they had these prices, at these prices some abandoned their crops। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है रोड पे ही टमाटर फेंक दिए थे, यही रीज़न की वजह से, क्योंकि इनके जो रेट है भाव है वो बहुत कम हो गए थे इसकी वजह से। एंड जब ये इस हिसाब से अबैंडन कर दिए तो सप्लाई में क्रंच हो गया, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट कर दिया इन्होंने, जो है इधर उधर फेंक दिया, अबैंडन कर दिया एंड ऑल, इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाया। सप्लाई, डिमांड वैसी है, सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, तो प्राइस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई। लेटर ऑन रेन्स इन टोमेटो ग्रोइंग रीजन्स, अब जो है जो भी टोमेटो ग्रोइंग रीजन है वहां पे बारिश की वजह से नए जो क्रॉप थे वो खराब हो गए। अ लीन प्रोडक्शन पीरियड फॉर टोमेटो, जुलाई अगस्त जो है वो कोई खास टोमेटो प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड में जो है वो नहीं होता है, खराब हो जाते हैं टमाटर, उसमें मतलब पेस्ट की वजह से जो है ये सारे के सारे खराब हो जाते हैं इस रीजन की वजह से। नाउ इज इट अ सीजनल इशू? सीजनल इशू है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो सडनली टमाटर की जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है, इसके पीछे का जो रीज़न है दैट इज सीजनल एंड ये टेम्पररी इशू है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, दिस कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ने मतलब ये जो है इन्होंने ये पॉइंट कहा है कि भैया ये जो है सीजनल है, होता है ऐसा, इसमें इतना ज़्यादा जो है आपको परेशान होने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, ओके। अभी और इन्होंने एक और पॉइंट, ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जो है रोहित कुमार सिंह जी, तो इन्होंने ये पॉइंट कहा कि हर साल यही चीज़ होता है कि ये सीजनल है एंड हर बार ऐसा ही होता है कि जो प्राइस है वो हाई हो रही है, पिछले साल के कंपेयर से हर बार जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। नाबार्ड की स्टडी की तरफ से ये चीज, नाबार्ड ने जो है स्टडी करी थी तो इससे ये बात आया है, फ्रॉम लास्ट मंथ नोट्स दैट टोमेटो इज द मोस्ट वोलेटाइल। अगर आप ये जो टॉप क्रॉप्स, टॉप एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें, टॉप क्या है? टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, ठीक है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। अगर इनकी बात अगर हम कंपेयर करें तो टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो में से सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो है वो टोमेटो की ही प्राइसेस हो रखी हैं, सबसे ज़्यादा। इसका भाव जो है कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत कभी कम हो जा रहा है, तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। एंड ये टॉप जो है एग्री कमोडिटीज़ में जो टॉप आती है तो ये हमारा CPI जो है, ये जो इंडेक्स है, तो इस चीज़ को ये इम्पैक्ट करता है। तो फाइनली इन्फ्लेशन का जो रेट आता है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अब जब बात आती है वेटेज की, जब हम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, तो while the weightage of food and beverages component is combined to that of the 45.86 जो 100 का वेटेज है, उसमें फूड और बेवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर CPI कैलकुलेट करने में तो 45.86 आता है। वेजिटेबल्स की जो अगर बात करें तो इसका जो पार्ट है दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ 6.02, लेकिन यहीं पे ही अगर टॉप कमोडिटीज की बात करें तो इनका जो वैल्यू उसमें ऐड होता है दैट इज इवन लेस, दैट इज 2.20। इनका जो वेटेज है वो और भी ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें थोड़ा सा भी किसी तरीके का वेरिएशन जो है वो ओवरऑल CPI को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और बहुत ज़्यादा जो उसमें इंडेक्स में काफ़ी हद तक जो है डिफरेंसेस देखने के लिए हमको मिलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टोमेटो
जो है ये बहुत ज़्यादा एक पेरिशेबल टाइप का जो है ये मटेरियल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अनियन एंड पोटैटो। अनियन एंड पोटैटो से अगर कंपेयर करें तो टोमेटो जो है वो ज़्यादा पेरिशेबल है। ऑब्वियसली बात आप सभी को पता ही है कि अनियन एंड पोटैटो जो बहुत लंबे टाइम तक चल जाएंगे, लेकिन टमाटर ज़्यादा टाइम तक आप नहीं उसको रख सकते हो, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न बिकॉज ऑफ विच there are a lot of volatility which you can see over there in the prices of tomato. Now the 2021 में हमने देखा था कि जो फार्मर्स को जो टमाटर की प्राइसेस का मिला था वो 2 से 3 रुपए मिल रहे थे। इन सारी 2 से 3 रुपए जो है इनको दिए जा रहे थे। 2021 की बात हो रही है इसमें, ओके, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। अब मैंने किसी चीज़ की खेती करी, अब उस चीज़ का जो है मुझे बहुत ही कम प्राइस मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट आई विल बी डूइंग द वेरी नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट टाइम मुझे ग्रो करने की, इसको खेती करने की बात आएगी, तब मैं उस चीज़ को, उस क्रॉप को जो है बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सो दैट एक्चुअली हैपेंड। अब बहुत सारे जो फार्मर्स थे उनको 2 से 3 रुपए किलो भाव मिल रहा था, तो इसकी वजह से बहुत ही कम कल्टीवेशन हुआ है, बहुत ही कम एरिया में जो है कल्टीवेशन हुआ है, बहुत ही कम कल्टीवेशन हुआ है टोमेटोज का। तो दिस हैज आल्सो शिफ्टेड दी कोर्स, तो इस चीज की वजह से भी जो है वो प्राइस काफी ज्यादा हाई हो गई है। ठीक है, now the how this volatility can be controlled, the very first point is कि टोमेटो जो है वो बहुत एक पेरिशेबल चीज है, ठीक है, खराब होने वाली चीज है। तो हमको क्या करना है, इम्प्रूव्ड वैल्यू एंड सप्लाई चेन्स that this kind of problem should be resolved over here। मतलब ये है कि जो सप्लाई चेन है उसको हमको सही करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब क्विकली टाइप का जो है एक हमको ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से देखनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज देखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ही बहुत सारे जो टमाटर है वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन इन्वॉल्व्स अ मार्केट फोकस्ड कोलैबोरेशन। अब ये वैल्यू चेन की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट फोकस्ड कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, and of entities working in tandem to produce, process and market products and services in an effective and efficient manner. Apart from that, what we are supposed to do, building more processing units। अब हमको ये कह रहे हैं कि इनका जो हमको एक वैल्यू चेन जो है प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए सामान उठाना, सप्लाई करना एंड उसको जो है सामान खरीदना, सप्लाई करना प्रॉपर जगह पे, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर सेइंग कि अब हमको क्या करें, देखिए कि टमाटर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं, तो व्हाट कैन बी डन कि उसको प्यूरी के फॉर्म में दो, जैसे बिल्डिंग मोर प्रोसेसिंग यूनिट्स, ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो हमको बिल्डअप करने चाहिए। एंड जो ये टोमेटो वैल्यू चेन्स हैं उनसे इनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम सो दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द टोमेटो प्रोडक्शन इनटू टोमेटो पेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे कि टोमेटो से टोमेटो पेस्ट बनाया जा सके। ठीक है, जो पाउच में आपको मिलते होंगे ना टोमेटो पेस्ट, तो जब टोमेटो की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो टोमेटो वो जो 150-200 रुपये किलो खरीदे, तो उससे अच्छा है कि पेस्ट खरीद लीजिए, जिसमें कि थोड़ा सा अमाउंट भी आप यूज़ करके जो है अपने खाने में उस पेस्ट का जो है उस टोमेटो का जो टेस्ट है वो लेकर के आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि टोमेटो पेस्ट एंड प्यूरी बनाने के लिए 10 कम से कम 10% जो है मिनिमम ऑफ दैट ऑफ दी 10% अमाउंट, 10% ऑफ द टोमेटो मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, फॉर द पेस्टिंग पर्पस, फॉर द टोमेटो पेस्ट एंड द प्यूरी पर्पस ड्यूरिंग पीक सीजन्स। जब भी पीक सीजन है, खतरा लगे तो ये जो है इसका सप्लाई कर दो। एंड यूजिंग देम इन लीन सीजन व्हेन फ्रेश टोमेटो प्राइसेस कैन बी सोल्यूशन। तो जब पीक सीजन है, अच्छा खासा जो इनकी भाव बढ़ी, मतलब इन अच्छा खासा जो इनका सप्लाई है, तो इसको जो है टोमेटो को सप्लाई कर दो कहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, सपोज दीज आर द टोमेटोज, ठीक है, सपोज क्या टोमेटोज ही हैं। ठीक है, अब ये टोमेटोज को जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है, तो जब अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है तो इसको प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड कर दो। जब ये प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है, जब टमाटर की सप्लाई अच्छी खासी है तो इसका पेस्ट बना दो, टोमेटो पेस्ट बना दो एंड इसकी प्यूरी बना दो।
ओके एंड इनको फिर हमको क्या करना है, उस टाइम इनकी सप्लाई बढ़ा दो जब टमाटर की सप्लाई, जब टमाटर के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. सो दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन सजेस्टेड ओवर हियर, राइट. सो दिस इज समथिंग विच दे आर सेइंग कि एक सोल्यूशन के तौर पे हम ये देख सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल्सो सेड कि ये जो मिडल मैन वाला कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को भी हटाने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि जो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, फार्मर से खरीदते हैं, उसके बाद फिर आगे सप्लाई करते हैं, इसकी वजह से रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो रैदर दैन परचेजिंग फ्रॉम देन वी शुड परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. हमको डायरेक्टली फार्मर्स से ही लेकर के उसको सेल कर देना चाहिए. दैट वुड बी अ बेटर आइडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 की स्टडी में ये चीज सामने आई है दैट द फार्मर्स और what consumers pay for tomatoes is only 32%. ठीक है, तो जो फार्मर्स को जो शेयर मिलता है, सपोज हमने जो भी 100 रुपये अगर टमाटर पे पे किया तो उसमें से सिर्फ 32 रुपये जो है वो, ओनली 30 रुपीज जो है वो जाकर के किनको, मतलब वो किसके लिए होता है, दैट इज ऑफ दी फार्मर्स, राइट. एंड बाकी का जो पैसा है ये मिडिल मैन को मिल जाता है, राइट. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, we need to eliminate this middleman and फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको हमको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली जा कर के सेल कर सके, प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल कर सके. एंड इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केट कमोडिटीज़ को, कमोडिटीज़ के जो रूल्स हैं उसको भी हमको उसमें भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है. सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल विच वॉज रियली वेरी गुड. Now the next is related to the NATO. Okay, what are the takeaways from the NATO summit? NATO summit से जो है आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है. सबसे पहले तो ये आपको ये जानना है कि भाई ये नेटो है क्या. तो नेटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. नेटो में 31 मेंबर्स, ठीक है. नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है. एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में है. ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अंतर्गत, जिसको कि हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं. 1949 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एंड एस्टैब्लिश करने में कौन कौन साथ में थे, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड बहुत सारे जो है वेस्टर्न साइड के यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व थे नेटो को एस्टैब्लिश करने के लिए. ठीक है, ये एक तरीके से सिक्योरिटी बनाई गई थी. इन्होंने एक तरीके से इन्होंने ग्रुपिंग कर दी थी अगेंस्ट दैट ऑफ द रशिया. ठीक है, नेटोज एसेंशियल एंड एंड्योरिंग पर्पस इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी. इनका पर्पस क्या हो रखा है कि ये इस चीज को फोकस करते हैं कि भैया जो फ्रीडम है और सिक्योरिटी है इनके मेंबर्स की, पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स से दोनों तरीके से जो है हमको इनको सेव करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ व्हाट दे फील कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनका फ्रीडम एंड उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना बाय व्हाटएवर मींस, उसके लिए हमको पॉलिटिकली साथ देना हो या फिर मिलिट्री का साथ देना हो, वी विल बी डूइंग दैट. सो दैट इज़ व्हाट द नेटो इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, नाउ ये तो नेटो के बारे में हो गया. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस नेटो, वी हैव अंडरस्टूड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एंड ऑर्गेनाइजेशन ओ लगा दोगे तो दैट इज द नेटो. ओके, रिसेंटली जो है विल्नियस समिट हुआ था जहां पर कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किए थे. यूक्रेन, ये जो कि यूक्रेनियन कमेडियन नहीं, प्रेसिडेंट है ना. तो ये प्रेसिडेंट है, तो ये वहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत सारे इनके फोटोज देखे होंगे जिसमें ये चीज़ कहा गया था, ही हैज़ बीन साइडलाइंड, वो जो है अकेले खड़े हैं. इस टाइप से चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी इस चीज़ को लेकर के. खैर, अभी यहाँ पे जो क्या क्या चीज़ें हुई, वी आर सपोज टू सी लुक एट दैट. तो प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के, इन्होंने कहा कि भैया हमको नए वेपन्स दो, नए वेपन पैकेजेस दो, हमको सिक्योरिटी गारंटीज दो और हमको इनविटेशन दो भैया नेटो ज्वाइन करने की. वी वांट टू ज्वाइन नेटो.
ये जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पे कहा, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अनफुलफिल्ड रह गई, वो अभी भी नेटो के जो मेंबर हैं वो एक्चुअली नहीं बने। दो यूके हैज़ एक्चुअली प्लेज्ड, यूके ने प्लेज किया है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एम्यूनेशन टू, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एम्यूनेशन, ठीक है, हम जो है आपको एम्यूनेशन देंगे, वी विल बी सपोर्टिंग यू। NATO's new plans involve maintaining a force of 3 लाख troops। NATO जो है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट बोला कि हम जो है, यूके ने कहा कि हम जो है आपको एम्यूनेशन प्रोवाइड करेंगे। नेटो का नया प्लान क्या है यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया, इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ फोर्स ऑफ 3 लाख ट्रूप्स, 3 लाख ट्रूप्स जो है मेंटेन करने की बात कर रहे हैं विद एयर एंड नेवल कैपेबिलिटीज, ऐसे ट्रूप्स जो कि नेवल एंड एयर दोनों ही कैपेबिलिटीज हों उसमें, while they have even emphasized on a strong industrial base as well, which actually led to the endorsement of defense production action plan as well. So this is what they have decided on, that we will be doing all these things. Now apart from that, what is the significance of entry of new members? जो new members जो हैं जिनको add किया गया है, उनके आने की वजह से क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहले तो फिनलैंड एंड इसके अलावा स्वीडन, दोनों को ही जो है वो ऐड कर दिया गया, 30 थे, 31 एंड 32, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वीडन को भी जो है यहाँ पर मेंबर बना दिया गया है, एंड इससे जो है हमको कुछ एक आध बातें समझ में आती हैं। पहला क्या है, इससे ये पता चल रहा है, इट सिग्नल्स दैट द अलायंस कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस आर्टिकल 10 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी विच स्टेट्स, ये जो है मतलब अगर ये इस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि आर्टिकल 10 को ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आर्टिकल 10 क्या है, दैट द मेंबर कंट्रीज कैन इनवाइट अदर यूरोपियन कंट्रीज टू बिकम मेंबर्स ऑफ द नेटो। तो जो मेंबर कंट्रीज है, नेटो की जो मेंबर कंट्रीज है, जो ऑलरेडी उसकी मेंबर हैं, वो दूसरी कंट्रीज को बोल सकती है चल आ जा यार, हम जो है नेटो का पार्ट बन जाते हैं, मैं तो हूँ ही, तेरे को भी बना देता हूँ। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूक्रेन को एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है कि हो सकता है कि जो दूसरे नेटो कंट्रीज हैं वो इसको यहाँ पर बैकिंग दे कि भाई आप जो है यहाँ पे इसको ज्वाइन कर ले। पोटेंशियल मेंबरशिप ऑन फर्टाइल ग्राउंड्स एंड कॉन्सेप्चुअली डिटर्स रशिया फ्रॉम टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ दैट ऑफ द नेटो। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल दिख रहा है कि यूक्रेन को दूसरे नेटो मेंबर सपोर्ट करेंगे तो इट माइट बिकम पार्ट ऑफ द नेटो, एंड अगर वो नेटो का पार्ट बन जाता है तो फिर रशिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि नेटो के किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक होने का मतलब है बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक। सो ऑल ऑफ देम विल बी ज्वाइनिंग एंड ऑल ऑफ देम विल बी अटैकिंग ऑन दी रशिया। तो दैट वुड बी क्वाइट बैड न्यूज फॉर दी रशिया। सेकेंड पॉइंट इज Turkey is scaling back of its long-standing opposition to Sweden's inclusion in NATO is a significant shift over here। कि जो तुर्की है, टर्की ने जो स्वीडन का हमेशा से ऑपोजिशन किया था नेटो में ज्वाइनिंग करने के लिए, लेकिन जो ये फाइनल अप्रूवल है, while the final approval remains contingent on the Turkish parliament, तुर्की के पार्लियामेंट में जो है स्वीडन को अप्रूवल देना है, क्या करना है, उस चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन होला है। हालांकि जो तुर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब अर्दोगान जो है, इन्होंने he actually this facilitate of the Sweden's membership prompts a desire to mend relations with the USA। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हम मतलब एक तरीके से वो मन बना लिए कि चलो ठीक है हम उसको सपोर्ट कर देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए के साथ बेटर रिलेशनशिप करने के लिए, क्योंकि अगर यूएसए के साथ एक रिलेशन इनका बेटर हो जाएगा तो दे माइट बी हेल्पिंग देम आउट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। एंड ये जो बायलैटरल ये जो एक तरीके से दिक्कतें इन दोनों के बीच, जो गले की हड्डी जो बनी हुई हैं, इश्यूज इन लोगों के बीच में, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड फाइनली तुर्की को जो है यूएस की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, दैट दे हैव एक्चुअली सपोर्टेड स्वीडन इन ऑर्डर टू ज्वाइन दी नेटो। सो वो एक जो है दूरदर्शिता देख करके दे माइट एक्चुअली हेल्प आउट स्वीडन, और यू कैन से कि एक पुश कर सकते हैं कि भैया चलो स्वीडन को फाइनली जो है हम हाँ कर देते हैं। नेटो के में जो है दूसरे और कौन से थ्रेट एक्टर्स हैं?
यहाँ पर ये जो समिट हुआ था, दिस विल्नियस समिट, it missed no words on the challenges and threats emerging from China's stated ambitions and coercive policies. इन्होंने जो है किसी भी तरीके की बात चाइना को लेकर के नहीं करी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एंड इट स्टेटेड दैट नेटो फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। अब इन्होंने जो है बाकी चीज़ों को लेकर के नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है सामने कि चाइना से अगर किसी चीज़ को लेकर के खतरा है तो वो है मैलिशियस हाइब्रिड साइबर ऑपरेशंस। तो साइबर ऑपरेशन से जो आए दिन साइबर अटैक हो जाता है, वो चीज़ से ज़रूर खतरा है नेटो देशों को। इसके अलावा एज वेल एज कन्फ्रंटेशनल रेटोरिक एंड डिसइंफॉर्मेशन विच इज स्पेसिफिकली एम एट दी नेटो अलाइज एंड पोज अ काइंड ऑफ थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो एक्चुअली यहाँ पर शो करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नेटो हर देश जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी सजग रहता है। बट ओवर हियर चाइना का क्या इशू यहाँ पे निकल करके सामने आ रहा है, दैट कि दे वो एक मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर्स हैं एंड ऑल वो एक तरीके से इंडक्ट कर देते हैं। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से फाइनली व्हाट हैपन्स कि आपके जो सिस्टम से बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे टेक इट अवे, राइट। एंड वो वहीं से बैठे बैठे जो कुछ बटन प्रेस करके बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्वाड कंट्रीज की भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। The NATO summit emphasized that the developments in the Indo-Pacific have become increasingly consequential for Euro-Atlantic security with expanding space for that of the Quad countries. तो Quad countries पहले क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो Quad यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यहाँ पर जो है यूएस कंफर्ट रहेगा। एंड जो चाइना से जिस तरीके का रिलेशन है तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली यूएस वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड। यूएस, इंडिया एंड जापान जो है इन सभी का चाइना से खिटर पिटर है, तो इसकी वजह से ऑल ऑफ देम डेफिनेटली विल बी थिंकिंग इन ऑर्डर टू एक्सपैंड आर दायरा, अपना जो है वो दायरा एक्सपैंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ये एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो वो यहाँ पर नहीं एक तरीके से सही ढंग से बन पाया। ये जो है अमेरिका अगर उस साइड रहेगा देन इट विल बिकम रियली वेरी गुड क्वाड्रिलेटरल। सो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सो दैट इज दी क्वाड 1, क्वाड है ये, ठीक है। ये क्वाड क्या है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में एंड ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है फॉर दीज नेशंस इन ऑर्डर टू डिस्कस द मैटर्स रिलेटेड टू रीजनल सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इनके इंटरेस्ट को लेकर के जो है ये लोग अपना डिस्कशन करते हैं, भैया किस तरीके से जो है हम साथ में मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नेटो समिट इट एम्फसाइज दैट द डेवलपमेंट्स in the Indo-Pacific region have become increasingly consequential for Euro-Atlantic security with expanding space for Quad countries along with the other regions like that of countries like that of the New Zealand and the South Korea. तो एक तरीके से नेटो एक प्लेटफॉर्म भी बिल्डअप कर दे रहा है ये क्वाड को भी इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज व्हाट ऑल आर द टेकअवेज व्हिच यू कैन टेक इट from the NATO summit. ठीक है, तो this is what it is all about. Now the next one. Supreme Court agrees to list pleas to criminalize marital rape before 3-judge bench. So यहाँ पर जो है marital rape जो है उसको criminalize करने की बात यहाँ पर हो रही है इस चीज़ को लेकर के। तो this is actually something which has always been there in news because of one or other reason, that whether it should be decided as the criminal case, उसको जो criminally उसको देखना चाहिए या फिर नहीं। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने अग्री किया है दैट जो पेटिशंस आ रहे हैं मैरिटल रेप को लेकर के इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए, वी विल बी लुकिंग इनटू दैट। एंड पेटिशंस जो हैं वो प्रेजेंट करे गए थे
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह एंड एडवोकेट करुणा नंदी के द्वारा, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसकी अर्जेंट लिस्टिंग को लेकर के चीफ जस्टिस के सामने, एंड इस चीज को जो है एक्सेप्ट किया गया है। इसके सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, जो इन्होंने, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही हाईलाइटेड दैट द केस हैज सिग्निफिकेंट लीगल रैमिफिकेशन ओवर हियर एंड वाइड स्प्रेड सोशल इम्पैक्ट एज वेल, बिकॉज सोशल, जैसे सोसाइटी में एक्चुअली क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम गलत नहीं मानते हैं इफ़ योर हस्बैंड इज फोर्सिंग टू हैव अ फिजिकल रिलेशन विथ यू, राइट। सो दे आर सेइंग कि इसका लीगल रैमिफिकेशन भी हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट द petitioners were triggered by the decision over that from the Karnataka and Delhi High Courts, indicating that the need for authoritative pronouncement from the apex court should be there. That why you are saying that, are we supposed to be afraid from the social impact and all that? Yes, इसका जो है किसी तरह कुछ गड़बड़ impact हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम सही बातों को लेकर के क्या कदम ना उठाएं करके। खैर, कॉन्ट्रास्टिंग जजमेंट्स जो है वो क्या आई थी? पहले तो हम कर्नाटका का देख रहे थे। कर्नाटका कोर्ट ने ये कहा कि एक हस्बैंड, दैट अ हस्बैंड could be charged for rape if he had forcible sex with his wife, challenging the concept of marital immunity. तो ये जो marital immunity है, that once you are married and after that if you are forcing yourself on your wife, then that won't be charged as a rape. That is now false. Now it can be charged as a rape because the Karnataka High Court said this thing. Karnataka government supported this judgment in an affidavit, and ये जो है इन्होंने इस जजमेंट को सपोर्ट किया था। नाउ ऑन द अदर हैंड एक डिवीजन बेंच है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की, दे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट इन अ सेपरेट केस में उन्होंने जजमेंट दिया, विथ वन जज स्ट्राइकिंग इट डाउन the exception to section 375 of the IPC as unconstitutional, while the associate judge rejected the plea to criminalize the marital rape over here. So one court is actually saying, the Karnataka High Court is saying that if the husband is forcing himself on you, then it will be charged under, as it is supposed to be charged under that of the, it is supposed to be charged under the rape, right? And ये जो marital immunity मिल जाती है इस चीज़ को लेकर के, शादी हो गई कि तो कुछ भी करेंगे करके, तो उस चीज़ को इन्होंने एकदम ही इग्नोर कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट नाउ द दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं करना है। तो दोनों ही जो है एक तरीके से अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Solicitor General तुषार मेहता asked that whether the court should wait for 3-judge bench, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो है ये फाइनल डिसीजन दे दे, उस चीज़ का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ही रिस्पॉन्डेड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हैड द crystallized views on 2 judges and decided to proceed with the hearing of the petitions. So he said that we are not going to wait for the Delhi High Court judgment. We are going to proceed ahead with the petitions. So this is what the Supreme Court is saying over here. जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी रही है, एंड दिस कमेटी केम आउट टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ये 2012 की निर्भया केस हो गई थी, तो उसके बाद जो है इस कमेटी को बैठाया गया था, एंड बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बाद यहाँ पर करे गए थे हमारे जो केसेस, क्रिमिनल केसेस हैं ना, उन सारी चीज़ों को लेकर के। सो कर्नाटका गवर्नमेंट रेफर्ड टू Justice JS Verma committee report of 2013, and they recommended the removal of exception of this marital rape and proposed that the law should specify that the marital or other relationship between the perpetrator or victim is not valid defense against the crimes of sexual offense or that of the rape. So even if you are married and if you are forcing yourself, then also it is not supposed to be used as an exception, that you are an exception just because you are a husband. So that is what they have referred in order to give the judgment. Karnataka court has said this thing. Petitioners का जो argument था
They argued that the exception undermines women's consent over here, कि ये जो अगर एक्सेप्शन की बात अगर कर देंगे कि शादी हो गई है, वो एक एक्सेप्शन डाल दे, तो ये कंसेंसस की जो बात एक होती है वो इस चीज को वायलेट करता है, एंड इट वायलेट्स द बॉडीली इंटेग्रिटी एंड दैट ऑफ द autonomy also. So these are the points on which the Supreme Court has actually said that they will be looking into these, please. Now the next article is related to the 40% of districts do not have nursing colleges, and health ministry data actually shows this thing. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेकर के आए थे कि हम लोग 157 नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो स्टेट्स में लेकर के आएंगे, बट इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाया नहीं गया है, एंड 40% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहां पर नर्सिंग कॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि इस स्कीम का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो नर्सिंग जो ये सर्विसेज होती हैं, दे आर लाइक अ बैकबोन, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दे आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ एनी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट ओवर हियर। नाउ व्हेन वी कंपेयर इट विद दिस पॉपुलेशन, तो हर 1000 पर्सन पे कितने हैं नर्सेस? सो दैट इज 2.06 पर 1000 पे जो है हमको नर्सेज इस हिसाब से है, जबकि वर्ल्ड में कितना, वर्ल्ड का जो बेंचमार्क है दैट इज 3 पर 1000 होना चाहिए, बट आर इज 2.06। तो यू कैन से रफली अराउंड जो है 1000 पे तो नर्सेज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है दैट इज लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट 36% ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग दिस अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग एजुकेशन सिंस 2014-15। अभी यहाँ पे जो है 36% ही ग्रोथ जो है हमको इंस्टीट्यूशंस में देखने के लिए मिली है 2014-15 से, जहाँ पर कि नर्सिंग अंडर ग्रेजुएशन जो है वो एक्चुअली अंडर ग्रेजुएशन नर्सिंग में आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसकी वजह से 40% जो है वो आपको कम 40% कम सीट्स मिली हैं, रिजल्टिंग इन अ 40% ग्रोथ इन नर्सिंग सीट्स। मतलब 40% ग्रोथ ही सिर्फ आपको जो है ओवरऑल नर्सिंग सीट्स में देखने के लिए मिली हैं। अबाउट 64% ऑफ द नर्सिंग वर्कफोर्स इज करंटली ट्रेन्ड इन जस्ट 8 स्टेट्स। 64% जो नर्सिंग जो भी कर लेते हैं तो उनका जो ये एक तरीके से ये वर्कफोर्स जो है वो कहाँ पे ट्रेन होते हैं? सिर्फ 8 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ट्रेन होते हैं। 42% ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, 42% नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे? आंध्रा में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। 17% इन दी वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड दी महाराष्ट्र। सिर्फ 2% जो है वो आप नर्सिंग कॉलेजेस आपको कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो एक बोलते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से सब जगह पे फैलाव रहे किस चीज का? नर्सिंग कॉलेजेस का, तो वो भी एक्चुअली में नहीं है। The growth of nursing colleges also lags far behind the 81% growth rate of medical colleges, with the number of undergraduate and postgraduate medical seats surging at 110% and 114% respectively since that of the 2014-15। ठीक है, so this is what it is saying that कि undergraduate जो and postgraduate medical seats हैं वो 110% और 114% जो इंक्रीज हुई है, तब जाकर के ये सिचुएशन है। तो सोचो कि पहले कितना कम होगा। हेल्थ वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल शॉर्टेज है, पर्टिकुलरली नर्सेस को लेकर के एंड मिडवाइफ्स को लेकर के ग्लोबल शॉर्टेज है। पूरे वर्ल्ड में ही शॉर्टेज देखने के लिए मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, एंड हु रिप्रेजेंट्स मोर देन 50% ऑफ द करंट शॉर्टेज इन दी हेल्थ वर्कर्स, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीवेयर डॉक्टर्स वोंट बी प्रेजेंट, यू हैव टू हैव नर्सेज, वी नीड दिस पीपल। स्कीम अब जो है 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को लोकेट करने के लिए colleges co-located with the medical colleges in the next 2 years with financial support of 10 crore rupees a college। एक कॉलेज में जो है 10 करोड़ रुपए दे करके इस तरीके से जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की नर्सिंग कॉलेजेस जो है उनको co-locate करने की बात हो रही थी, जिनको कि मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो है
रख दिया जाए तो उसमें 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहा गया है। बट यही बात है कि जो स्टेट्स हैं इसको इस स्कीम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमको कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। 2014 से अभी जो है लगभग 10 साल हो चुके हैं, बट स्टिल द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड एज ऑफ नाउ। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया क्लाइम्स 7 points to 80 ऑन पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इन्होंने ये इंडेक्स को प्रिपेयर किया है, जहां पर इंडिया की रैंकिंग लास्ट ईयर 87 थी, अब 80 हो चुकी है। इसकी वजह से क्या है, अभी मतलब हमारा रैंकिंग ज़रूर इम्प्रूव हो गया है, बट अगर आप कहें कि आपको द नंबर ऑफ कंट्रीज अलाउड वीज़ा फ्री एक्सेस टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। नंबर ऑफ कंट्रीज जो कि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देंगी, तो इस चीज में किसी तरीके का कोई भी जो है वो चेंज देखने को हमको नहीं मिला है, वो उतने ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ आपको शो कर रहे होंगे कि 80 नंबर पे आ गया, अब हम ये देश में जो है फ्री वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर बड़ा करो इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इन्होंने रैंकिंग करी है पूरे दुनिया की जो पासपोर्ट्स हैं उनको लेकर के, एंड इसमें 119 पासपोर्ट्स 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ध्यान में रख करके इसको प्रिपेयर करा है इन्होंने। ठीक है, 2014 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 76 थी, 52 कंट्रीज जिसमें कि अलाउ करती थी इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए, इंडिया जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको। 2015 में 88 थी। ठीक है, एंड 2016 में 85, 2017 में 87, 2018 में 81, 2019 में 82, 2021 में 81 और अभी जा करके जो है वो 80 एक्चुअली हो गई है यहाँ पर। ठीक है, जापान हैज ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 5 years। जापान 5 साल से टॉप पोजीशन पे था, एंड यहाँ पर जापान जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा था पिछले 5 साल से, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग गिर करके 3rd पोजीशन पे आ गई है, एंड इस बार सिंगापुर जो है उसने टॉप कर दिया है विद द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं दैट इज जर्मनी, इटली एंड स्पेन, एंड 3rd पोजीशन पे जापान आता है, और इसके साथ साथ कौन आता है, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन आते हैं। उसके बाद यूके आता है जो कि 4th प्लेस पे, एंड यूएस जो है इट कंटिन्यूड इट्स decade long slide down index and dropping 2 places to that of the 8th position। so US को जो है 8th पोजीशन मिली है, UK को 4th पोजीशन मिली है। ठीक है, तो इन सब के भी पासपोर्ट उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने कि सिंगापुर के हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट सिनेरियो। अपार्ट फ्रॉम दैट एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स वर 4 कंट्रीज। अगर बॉटम की अगर बात करें तो 4 कंट्रीज को इसमें सबसे बॉटम में रखा गया है, जिसमें कि अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पपुआ न्यू गिनी एंड तुर्कमेनिस्तान है। पाकिस्तान नहीं है। चलो भाई, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर एटलीस्ट मिली है कि टॉप में तो नहीं हो एटलीस्ट। ठीक है, चलो, दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज एनालिसिस। आई होप यू एंजॉयड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द डेली करंट अफेयर्स MCQs। बाय बाय।